हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NICL AO मेंस 2022 में आए हुए क्वांट सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। NICL AO 2022 में क्वांट सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेटेज कहें तो 3 DI हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिली थी। यानी DI का जो वेटेज था वो 15 क्वेश्चंस का था, यानी 15 मार्क्स का था। एंड नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस थे एंड डाटा सफिशिएंसी से 5 to 7 क्वेश्चन थे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक से थे। तो ये वेटेज था हमारा टॉपिक वाइज। तो और बाकी क्वेश्चन का क्या लेवल था वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते ही देखते हैं। इससे प्रीवियस हमने इसमें कुछ पार्ट डिस्कस किया है, ठीक है। उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। A and B started a business by investing a certain sum in ratio 3:5 respectively for 6 years. If the 25% of the total profit is donated to orphanage and the A share is 5,292 rupees and find the total profit generated from the business. हमें यहाँ पे क्या दिया गया, A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें जो उनका इन्वेस्टमेंट है किस रेशियो में है, 3:5 में, ठीक है। उनका जो रेशियो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में है, 3:5 में। और जो टोटल प्रॉफिट मिला है उसका 25% उन्होंने क्या किया है, एक ऑर्फनेज में डोनेट कर दिया है। जब भी आपको टोटल प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डोनेट करने की बात हो या फिर उसको मैनेजमेंट के लिए या मैंने बिजनेस को मैनेज करने के लिए मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा हम जो टोटल प्रॉफिट एज्यूम करते हैं वो 100 यूनिट यानी 100x एज्यूम करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ही एज्यूम करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट इज 100x। इस 100 में से 25%, इस 100 का 25% इज 25, ठीक है, जिसमें उसने ऑर्फनेज में डोनेट कर दिया, तो वो कितना है, 25x जो उसने ऑर्फनेज में डोनेट किया। रेस्ट ऑफ द कितना रह जाता है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज 75x जो A और B के बीच में उनके इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो A और B के बीच में उनके इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। A और B का इन्वेस्टमेंट कितना है। अब आपका क्वेश्चन, मैम इन्वेस्टमेंट और टाइम बोथ, यस इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में, बट टाइम इज कांस्टेंट, 6 ईयर दोनों के लिए सेम है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उनके इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A का इन्वेस्टमेंट इज 3 यूनिट एंड B का इन्वेस्टमेंट इज 5 यूनिट, तो उनके रेशियो के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट जो 75x है, अगर मैं इसमें से A के शेयर की बात करूं तो A का शेयर कितना होगा, तो A का शेयर कितना होगा 75x का, तो A का शेयर 3 है और टोटल A और B का अगर हम कहें तो 3 + 5 इज 8, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या आएगी, 75 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 225x डिवाइडेड बाय 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास 8 2 = 16, ठीक है। और फिर 8 टाइम 28.1 देन 2 28.125 यूनिट, ठीक है। x ये क्या है हमारे पास, A का प्रॉफिट शेयर, और A के प्रॉफिट शेयर की वैल्यू आपको गिवन है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5292, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5292 डिवाइडेड बाय 28.125, ठीक है। तो कितना आएगा ये आपके पास 188.16, ठीक है। और आपको क्या है, टोटल प्रॉफिट बताना है। टोटल प्रॉफिट इज 100x, x की वैल्यू ये है, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू में 100 कर देंगे तो कितना आएगा 188 यानी 18,860, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 ट्रेन A and B. A start from point X at 5 AM towards Y point and another train B start from at 7 AM from point Y. If they meet 9 AM and the speed of A is 22 km/h, ठीक है, and that B is 36 km/h, then find the distance between X and Y. देखिए हमें क्या दिया है, 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, 2 ट्रेन है
ए एंड बी। ए जो है ना वो एक्स पॉइंट से, ये क्या है एक्स पॉइंट, ये है क्या वाई पॉइंट। एक्स पॉइंट से जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है ए, ठीक है, वो क्या है ए कितने टाइम पे स्टार्ट हो रही है 5 AM पे, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वाई की तरफ, ठीक है। और अगर हम बात करें वाई पॉइंट पे पहुंचती है, सेकंड जो ट्रेन है वो 7 AM पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और वही सेम चीज है, वाई पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, वो कहां पे जा रही है एक्स पे। If they meet 9 AM at a speed, ठीक है, at a speed of a is 22, and दोनों की स्पीड हमें डिफाइन की गई है, और जहां पर वो मिल रही है तब टाइम कितना हो रहा है 9 AM, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे मिल रही है। अब पॉइंट समझना, जिस भी पॉइंट पे मिल रही है, अगर 5 AM से 9 AM तक, ठीक है, ट्रेन ए जो है उसने जो डिस्टेंस कवर की है, और जो वाई ट्रेन बी है जो वाई स्टेशन से चली है, उसने 7 AM से 9 AM तक जितनी डिस्टेंस कवर की है, वही तो एक्स और वाई के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मैं फाइंड कर लेती हूँ। तो ए ने कितने टाइम डिस्टेंस कवर की है, तो ए की जो स्पीड है वो 22 है, 22 किलोमीटर पर आवर, और ए ने कितने टाइम ये जर्नी कवर की है 4 आवर्स, 5 AM से 9 AM इज 4 आवर्स, तो कितनी डिस्टेंस कवर की है 88 किलोमीटर। सेकेंड इज बी की डिस्टेंस, ट्रेन बी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है, ठीक है, तो वो कितनी है बी, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 36 है, और ट्रेन बी ने कितने टाइम, तो 2 आवर्स, क्योंकि 7 AM से 9 AM 2 आवर्स, तो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर। सम कर दीजिए तो ये 0, 8, 18, 160, तो टोटल डिस्टेंस x टू y, स्टेशन x टू y कितनी है 160 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a is 2 times as old as b and c is twice as old as a 3 year ago. If in the 5 year, ठीक है, time a will be 31 ईयर, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। देखिए हमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हमें प्रेजेंट की बात की गई है, ठीक है, और प्रेजेंट में हमें किस किस की एज डिफाइन की गई है ए एंड बी की। ए इज 2 times एज ओल्ड बी, बी अगर एक्स है, ठीक है, तो ए क्या है 2x है। आप इसे ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, और आप इसे रिलेशन की फॉर्म में भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशन के फॉर्म में हम कैसे बता सकते हैं कि a जो है ना वो क्या है ट्वाइस है, 2 टाइम्स है किसका b का, ठीक है, a जो है वो क्या है 2 टाइम्स है किसका b, तो a की जो एज है ना वो किसके इक्विवेलेंट है b के ट्वाइस के, ठीक है, b के ट्वाइस के। तो ये हमारे पास प्रेजेंट की बात हो रही है, रिलेशन फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट लाइन क्या दी है 3 year ago, 3 साल पहले की बात कर रही हूँ। 3 साल पहले अगर मैं कहूं तो इनकी एज क्या होगी, तो अभी मैं प्रेजेंट में तीनों की एज एज्यूम कर लेती हूँ। प्रेजेंट में ए की एज ए है, बी की एज बी है, और सी की एज सी है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन यहां से कंक्लूजन होके आया कि जो ए की एज है वो 2b के इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहा गया 3 year ago, 3 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, तो 3 साल पहले किसके एज में कंपैरिजन हो रहा है सी एंड ए, तो सी की C-3 होगी, ठीक है, 3 year ago, ठीक है। C की एज क्या होगी C-3, और A की एज क्या होगी A-3, ठीक है। और हमें अब क्या दिया गया कि C is twice old as B, C क्या है ट्वाइस है किसका A का, ठीक है। तो 3 साल पहले A की एज क्या होगी A-3, और इसका मैं ट्वाइस कर दूं तो वो किसकी एज के इक्विवेलेंट है C की, तो C की भी तो 3 साल एगो अगर हम कहें तो वो क्या एज होगी C-3, तो ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन आ गया। अब A will be in 5 year, यानी आफ्टर 5 year, A की जो एज है वो 31 है, A की एज कितनी है 31, आफ्टर 5 year 31 है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, प्रेजेंट में A की एज कितनी होगी 31 माइनस 5, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 26। अब A की एज आपके पास यहां पर पुट कर दीजिए 26 है, तो यहां से B की एज आ जाएगी, B क्या है B की एज ही, तो B की एज आपके पास यहां से कितनी आएगी, तो B इज 26 ईयर, 26 का 26 बाय 2 इज 13 ईयर,
ठीक है, तो बी की एज आपके पास कितनी आ गई है, 13 ईयर। नेक्स्ट देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। तो हम यहाँ से पहले अब सी की एज फाइंड कर लेंगे, देन सम फाइंड करेंगे। तो सी के एज के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में। तो c माइनस 3 इसके इक्विवेलेंट है ट्वाइस ऑफ a माइनस a। क्या है, a की प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज कितनी थी a की, आपके पास 26। 26 माइनस 3 इज 23। 23 का ट्वाइस इज 46, जो c माइनस 3 की इक्विवेलेंट है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। तो c की प्रेजेंट एज आपके पास कितनी आ गई, 49। ठीक है, तो आपके पास c के एज प्रेजेंट 49 एंड b की आपके पास प्रेजेंट एज कितनी है, 13 ईयर। 13 एंड प्लस में 49। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 62 ईयर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहा परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1550। ठीक है, शी सोल्ड द आर्टिकल एट 8% प्रॉफिट एंड देन शी एडेड ₹355 टू ए अमाउंट रिसीव्ड एंड परचेज ए पर्स सच दैट द सेलर ऑफ द पर्स गेन 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्स फॉर सेलर। देखिए नेहा ने क्या किया है, आर्टिकल परचेज किया है कितने में, 1550 में, और जब उसने उसको सेल किया है तो 8% का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, देन उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, उसमें उसने ₹355 ऐड किए, ठीक है, और एक पर्स उससे क्या किया, परचेज। जिस भी कॉस्ट में उसने पर्स परचेज किया उससे सेलर को उस पर्स को सेल करने में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25% का। तो उस पर्स का सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है वो फाइंड करना। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, पर अगर हम बात करें नेहा ने उसे कितने में परचेज किया, तो नेहा के लिए तो एक तरीके से प्राइस, नेहा ने जिस प्राइस में परचेज किया वो प्राइस फाइंड करना है। तो वो प्राइस हमारे पास क्या होगा, नेहा के पास जो पहले अमाउंट था वो 1550 था। उसने इसको, इस आर्टिकल को जो 1515 का आर्टिकल परचेज किया था, उसने इसे 8% प्रॉफिट पे सेल किया। ठीक है, और देन इसमें क्या ऐड किया, ₹355। तो ये नेहा के लिए उस आर्टिकल को परचेज करने के लिए अमाउंट हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसे मिनिमाइज करूंगी 2, 5 से इसे मिनिमाइज करूंगी 31। ठीक है, देन 2 से इसे मिनिमाइज करेंगे 5 एंड 4 54। ठीक है, देन इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 54 की कर लेते, तो 54 का 4 1 5 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 54 की 3 से तो 150 एंड 50 की 3 से 150 और 4 की 3 से 12, तो 162 एंड 5 कैरी, तो 167। तो आपके पास ये आ गया, और इसमें क्या ऐड करना है, 355। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू ऐड करनी है, 355। तो इस प्राइस में नेहा ने उस आर्टिकल को क्या किया, परचेज किया। इसका सम कर लेते हैं, 9 12 का 2 एंड 0 2029। इस प्राइस पे उसने, नेहा ने उस आर्टिकल को परचेज किया है और सेलर ने इस प्राइस पे उसे सेल किया है। इस प्राइस पे अगर सेलर ने उसे सेल किया है तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस सेल किसके इक्विवेलेंट है, सेलिंग प्राइस के, यानी 125 की, 100 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2029 डिवाइडेड बाय, ये किसके इक्विवेलेंट है, 125 के। रीजन, क्योंकि इस प्राइस पे सेल करने पे आर्टिकल को 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, और आपको 100% की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 5 टाइम और ये 4 टाइम। ठीक है, 5 से इसे मिनिमाइज करेंगे 4 टाइम। ठीक है, एंड देन फिर आपके पास 0 और देन अगेन 5 टाइम। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन से देख लेते हैं, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई करूंगी तो 1620 अप्रोक्सीमेट जो आपके पास वैल्यू आएगी, यानी 1623। रीजन, क्योंकि यहाँ मैंने कंप्लीटली लिया है, अभी यहाँ पे 4 रिमेनिंग रहेगा, और जब मैं इससे डिवाइड करूंगी तो कुछ फ्रैक्शन में टर्म्स आएगी। नियरेस्ट ऑप्शन इज 1620 बनता है, तो उससे 23.20, तो यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, यानी इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था उस सेलर के लिए, 1623 रुपीज 20 पैसा। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ए ऑल लेटर ऑफ द वर्ड्स प्रेसिडेंट if it is start with letter D and end with R.
देखिए प्रेसिडेंट में पहले हम नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो 3 and 3 and 3 is 9. 9 लेटर्स का एक ग्रुप है जिससे हमें क्या है यहाँ पर कितने वर्ड्स इससे क्रिएट हो सकते हैं वो बताना है। पर जो कंडीशन है वो कंडीशन देखिए क्या है कि डी क्या होना चाहिए, स्टार्ट विद डी एंड एंडिंग विद आर। तो हम 2 लेटर्स को फिक्स कर रहे हैं, जी एंड आर, यानी टोटल कितने थे 9। 9 में से हमने किसको कितनों को फिक्स किया, हमने 9 में से कितनों को फिक्स किया, तो 9 में से हमने 2 लेटर्स को फिक्स किया, तो रेस्ट ऑफ दिस 7। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फैक्टोरियल 7। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 इंटू में, 6 इंटू में, 5 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपके पास कितना 20, ये आपके पास कितना 6, ये कितना 42। अब आपकी चॉइस है आपको किससे इजीली कैलकुलेट करना है जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 840 इंटू में 6, 0, 6 के 4 से 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 के 6 से 48, 48 प्लस में 2 इज 50, तो 5040। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सम एट 11% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट एंड अर्न interest 2200 rupees after 2 years. If the same amount is invested 25% per annum compound interest and compounded annually for 2 years, then the interest would be। देखिए हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसे हमें 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक सर्टेन सम है, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे इन्वेस्ट किया है और 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर में वो कितना है 2200 है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो आपके पास कोई कुछ सिंपल होता है, 2 ईयर में अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 2200, ठीक है, 2 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2200 रुपीज, तो 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा 1100 रुपीज। 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा 1100 रुपीज। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 11%। अगर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 11% की वैल्यू कितनी है 1100 रुपीज, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू इज 100 रुपीज एंड प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% वैल्यू, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू में 100 इज 10,000 रुपीज। क्लियर है, तो प्रिंसिपल इज 10,000 आपके पास डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, 2 ईयर की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25%। ठीक है, 10,000 का 1% कितना होगा तो 100 रुपीज। 10,000 का 1% कैसे, ये 100% के इक्वलेंट है। 100% की वैल्यू आपने 1% क्या है 100 डिफाइन किया था, तो 100% इज 10,000, 1% इज 100 आपके सामने, तो 10,000 का 1% इज 100, तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जब कंपाउंडेड एनुअली बोला है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इज 2 ईयर, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी है 1% इज 100, तो 25% इज 2500, तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा 2500 रुपीज। ठीक है, और जो सेकेंड ईयर हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, तो सेकेंड ईयर इज इंटरेस्ट इज 2500 रुपीज। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे। अब 2500 का 1% कितना होगा 25। ठीक है, 1% कितना होगा 25, तो हमें इसका 25% फाइंड करना है, तो 25 इंटू 25 इज 625, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ईयर का इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे ऐड कर देंगे 2500 प्लस में 2500 इज 5000, ठीक है, एंड प्लस में 625, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 5625। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B can complete a work together in 36 days if A alone can complete 1/4 of the work in X days.
ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी वर्क को 36 डेज में करते हैं और ए अकेले उस वर्क का 1/4 पार्ट x डेज में करता है एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड। अगर 1/4 पार्ट x डेज में तो रेस्ट ऑफ द वर्क कितना होगा, टोटल वर्क इज 1 और 1 का 1/4 अगर x डेज में तो रेस्ट ऑफ द वर्क इज 3/4। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्क इज 3/4 जो कितने टाइम में 3x डेज में बी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए ए जो है 1/4 पार्ट वर्क करने में, अगर मैं कहूँ 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है अगर 4 चेयर है, 4 में से 1 चेयर बनाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, x डेज। 4 में से 1 चेयर बनाने में कितना, x टाइम। अगर 4 में से 1 चेयर बनाने में x टाइम, तो a को कंप्लीट वर्क करने में जो टोटल टाइम लगना चाहिए वो कितना लगेगा, 1 चेयर बनाने में x, तो 4 चेयर बनाने में 4x डेज। ये बात क्लियर है। ठीक है, 4 चेयर बनाने में कितना, 4x डेज। अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या गई है, रेस्ट ऑफ द वर्क। बी रेस्ट ऑफ द वर्क कितना होगा, 1/4 वर्क इसने किया है तो बी ने कितना वर्क करा है, तो बी इज 1/3/4 वर्क। ठीक है, बी कौन कितना वर्क कर रहा है, 3/4 वर्क कर रहा है। ठीक है, बी कितना वर्क कर रहा है, 3/4 वर्क। 3/4 वर्क करने में बी को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है, 3x डेज। इसका मतलब क्या है, 4 चेयर है टोटल, जिसमें से 3 चेयर बनाने में कितना टाइम, 3x। 3 चेयर बनाने में 3x टाइम, तो 1 चेयर बनाने में x, तो 4 चेयर बनाने में कितना टाइम, तो बी को जो टोटल टाइम का लग रहा है वो कितना है, 4x। अब पॉइंट समझना, a का टाइम भी 4x, b का टाइम भी 4x, यानी इक्वल है, जो भी वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, जब दोनों का टाइम इक्वल होता है, a और b को मिलकर कितना टाइम लगेगा, तो वो देखिए हमारे पास क्या है, a को कितना टाइम लगता है 4x और b को भी कितना टाइम लगता है 4x, तो टोटल वर्क की भी कितना आएगा, 4x। a की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 यूनिट, टोटल वर्क इज 4x। ठीक है, a की एफिशिएंसी इज 1, b की एफिशिएंसी 1, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, 4x अपॉन में 2, यानी कितना टाइम, 2x डेज में। अब 2x की वैल्यू आपको दी है, a और b मिलकर वर्क को कितने टाइम में करते हैं, 36 डेज। 2x की वैल्यू इज 36, तो 4x की वैल्यू, a और b इंडिविजुअल कितने टाइम में करें, 4x एंड 4x। ठीक है, तो 4x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, तो 2x की वैल्यू इज 36, तो 4x की वैल्यू इज 72। पर हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज 36, तो x इज 18, x इज 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज x स्पेंड 15% of his monthly income on traveling and he spent 23% of his monthly income on household expenses and spent 30% of monthly income on family medical expenses. He has the remaining amount of 17,920 in cash with him. What is the X annual income? देखिए हमें क्या बताया गया, X ने अपनी इनकम का 15% किस पे स्पेंड किया है, ट्रैवलिंग पे, एंड ही स्पेंड 23% मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, रिमेनिंग इनकम उसने किस पे किया है, तो रिमेनिंग वैल्यूज के उसने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो देखो पॉइंट समझना, टोटल इनकम इज 100 यूनिट। टोटल इनकम हमेशा क्या होती है, 100 यूनिट। इस 100 यूनिट का 15% उसने किस पे किया है, तो ट्रैवलिंग पे, 15% किस पे, ट्रैवलिंग पे। ठीक है, 100 का 15% इज 15 यूनिट, 15 यूनिट किस पे है, ट्रैवलिंग पे। ठीक है, 23% उसने किस पे किया है, हाउस होल्ड आइटम पे, तो 100 का 23 इज 23 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट इज 30% किस पे है, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो 100 का 30% इज 30, ये मेडिकल। तो टोटल एक्सपेंस अगर मैं कहूँ ये 8 एंड ये आपके पास सम करेंगे तो 5 एंड 68%, टोटल एक्सपेंसेस 68%।
ठीक है, रेस्ट ऑफ द कितना है 32%, रेस्ट ऑफ द कितना है 32%, जो उसने क्या किया है, ठीक है, ही हैज रिमेनिंग अमाउंट, उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट, तो ये 32% की वैल्यू कितनी है आपके पास 17,920, 1% की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे 17,920 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे इनटू, और हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, इनटू में 100, बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 32 से इसे डिवाइड करूंगी तो आपके पास देखिए 30 की मैं ऐसी कैलकुलेशन देखूं 150 5 टाइम, ठीक है, और 2 की अगर हम देखते हैं 5 टाइम तो 160, ठीक है, 160 यानी 5 टाइम, ठीक है, और आपके पास रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई 179 में से, तो वैल्यू रह गई है यहाँ से 19 और 2 मैंने नेक्स्ट वैल्यू ले लिए, ठीक है। अब अगर हम 32 की देखते हैं 6 टाइम तो कितना आता है 180, और 6 टाइम 12, तो वही सेम चीज है, 6 टाइम कंप्लीटली हो रहा है 0 एंड ये डबल 0, तो 56,000, ये हमारे पास क्या आ रही है 100%, यानी उसकी मंथली इनकम। अब आपको उसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी है, तो 56,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, पहले मैं 56 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 12 6 72 का 2 7 कैरी फॉरवर्ड, 12 5 60 प्लस 67, ठीक है, एंड 3 जीरो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 67,200, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कुलर वायर एंड डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर इज फोल्डेड इन a shape of rectangle whose side has a ratio 3:2, find the area of enclosed rectangle। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक सर्कुलर वायर है जिसका डायमीटर 35 दिया है, जब भी कंपैरिजन और किसके इक्वल इन ए शेप ऑफ रेक्टेंगल, उसे हमने किसमें फोल्ड किया, एक रेक्टेंगुलर शेप में, एक सर्कुलर वायर है जिसका डायमीटर हमें 35 दिया है, तो ये डायमीटर है, रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस इज 35/2, तो अगर इसके लेंथ की बात करूं इस वायर की, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, इसकी सरकमफेरेंस, और वो किसके डायरेक्टली इक्वल होगी, तो वो रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल के आपके पास क्या है पैरीमीटर के इक्वलेंट होगी। तो आपके पास देखिए सर्कल का सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, ये किसके इक्वलेंट होगी, रेक्टेंगल के पैरीमीटर, वो जो रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है 2l + b, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ में रेशियो आपको दिया है 3:2, तो लेंथ को मैं 3x एज्यूम कर लेती हूँ एंड ब्रेथ को मैं 2x एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, लेंथ को मैं 2x एज्यूम कर लेती हूँ और ब्रेथ को मैं आपके पास 2x एज्यूम कर लेती हूँ। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 और r की वैल्यू 35/2, बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 से ये 5 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है, ये 5x इक्वल में किसके हो गया 55 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, x की वैल्यू 11, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, तो पहले हमें l और b की वैल्यू चाहिए, l कितना है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, b की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, देन एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा 33 इंटू में 22, क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 22 की 3 से मल्टीप्लाई 66 का 6 के 6 कैरी फॉरवर्ड अगेन 66 और प्लस 6 करेंगे तो उसमें कितना आएगा 72, तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is speed of motorboat in still water is 30 km/h. It takes 7 hours to go 140 km upstream. Find the time taken by motorboat to return same distance. देखिए हमें क्या बताया गया, एक मोटर बोट है, ठीक है, जिसके स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 30 km/h, ठीक है, तो यानी हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, वो कितना है 30 km/h। अपस्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं, तो अपस्ट्रीम स्पीड हमें देखिए यहां से गिवन है, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें
तो वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 140 और टाइम की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 आवर्स। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 20, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 20, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये आपके पास क्या आ गया अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, तो अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई, और जिसकी वैल्यू आपके पास आपने फाइंड की है कितनी है 20। x क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। x की वैल्यू भी आपके पास है कितनी 30 माइनस y किसके इक्विवेलेंट है 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू इज 10, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया तो आप यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड आपके पास कितनी होगी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू इज 30, y की वैल्यू इज 10, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें 140 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेंगे ये फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस कितनी है 140, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 40, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से मिनिमाइज 7 और ये 2, 7 बाय 2 इज 3.5, ठीक है। 3.2 लिखा मैंने, 3.5 आवर्स, 3.2 नहीं 3.5 आवर्स, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन इसमें से नहीं है तो आंसर इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज रन स्कोर बाय batsman is first X matches is 75 and in the next 13 matches his score run with an average of 90, so his overall average increased by 3। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि एक बैटमैन है जिसने X मैचेस खेले जिसमें उसका एवरेज रन कितना है, तो एवरेज रन इज 75। नेक्स्ट उसने 13 मैचेस और किस खेले जिसमें उसका एवरेज स्कोर कितना है, तो एवरेज स्कोर इज 90। ओवरऑल में उसका जो स्कोर है ना, अब अगर हम देखें तो वो 3 इंक्रीज हो गया इससे। तो हमसे ये पूछा गया वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देखिए हमारे पास उसने कितने मैच खेले हैं x, तो उन x मैचेस में टोटल रन जो स्कोर किए हैं वो कितने होंगे x इंटू में 75। ये बात क्लियर है, ये कितने नंबर ऑफ मैचेस में x। उसके बाद उसने कितने मैच और खेले 13, और उन 13 मैचेस में उसका जो रन स्कोर है वो कितना है 90। क्लियर है, ठीक है। तो यानी टोटल रन स्कोर हमारे पास कितना हो जाएगा 13 इंटू में 90। अब अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्या दिया, ओवरऑल एवरेज फाइंड करना है। तो मेरे पास टोटल रन चाहिए, ये x मैचेस में है ये 13, अगर इनका सम कर दूं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, देन एवरेज आएगा। एवरेज कितना है, एवरेज ओवरऑल एवरेज इंक्रीज बाय 3। इनिशियल एवरेज कितना था, तो इनिशियल एवरेज इज 75, तो एवरेज 3 इंक्रीज हुआ, तो अब न्यू एवरेज तो हमें गिवन है 78, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, पहले x मैचेस थे अब x प्लस 13 हो गया, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 6 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 78x प्लस में 78 इंटू में 30 किसके इक्विवेलेंट है 75x प्लस में 13 इंटू में 90, ठीक है। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना 78 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x, और ये वैल्यू इधर आएगी तो आपके पास 13 में कॉमन ले लेती हूँ 90 माइनस 78, ठीक है, 90 माइनस 78, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12, तो 13 इंटू में 12 किसके इक्विवेलेंट है 3x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4, तो x इज 52, x इज 52 जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाटा सफिशिएंसी से है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं और तीनों स्टेटमेंट्स में से किस स्टेटमेंट का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस। बस की स्पीड फाइंड करनी है, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या डाटा गिवन है हम पहले ये देख लेते हैं। ए बस क्रॉसेस ए पोल इन 10 सेकेंड। ठीक है, एक बस है जो एक पोल को कितने टाइम में क्रॉस करती है, 10 सेकेंड में। तो यानी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम इज 10 सेकेंड, क्रॉसिंग टाइम 10 सेकेंड। नेक्स्ट लाइन क्या दिया, लेंथ ऑफ द बस इज 250। अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो हमें यहाँ पे बस की लेंथ गिवन है 250। ठीक है, मुझे स्पीड ऑफ बस फाइंड करनी है। तो देखिए आपके पास क्रॉसिंग टाइम कितना होता है, तो क्रॉसिंग टाइम इक्विवेलेंट आपके पास होता है L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। ठीक है, L1 इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ, L2 इज सेकंड ऑब्जेक्ट की लेंथ। ठीक है, V1 और V2 वही फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। L1 की अगर हम बात करें तो L1 इज बस, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 250। और पोल अगर हम कहें तो उसकी हम लेंथ 0 काउंट करते हैं। पोल स्टेबल होगा तो वेलोसिटी भी 0 कंसीडर होगी। ठीक है, बस की हमें स्पीड फाइंड करनी है तो उससे v मान लेती हूँ। टाइम हमें 10 सेकेंड फर्स्ट और फर्स्ट स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड का यूज करके मैं इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकती हूँ। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमें किस टाइप का डाटा दिया, A bus crosses a bus stand of equal length in 25 सेकेंड। एक बस है जो इक्वल लेंथ की, ठीक है, बस स्टैंड को 25 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो अगर मैं अब डाटा पिक करूं, आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट का, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट का, ठीक है। तो हमारे पास देखिए टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। ठीक है, टाइम बराबर L1 इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बस की लेंथ हमें स्टेटमेंट सेकंड से गिवन है 250। स्टेटमेंट सेकंड में क्लियर बताया गया बस की जो लेंथ है और बस स्टैंड की इक्वल है यानी 250। बस स्टैंड की तो वेलोसिटी 0 होगी, स्टेबल है। बस की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है तो वो p, और टाइम सेकंड स्टेटमेंट में हमें दिया 25 सेकेंड। सम इज 500 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल में वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा सेकंड तो हम कॉमन ले रहे हैं एंड ईदर फर्स्ट एंड थर्ड, यस, ऑप्शन नंबर 5 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ हॉल। होल का एरिया हमें फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ द लेबर एंड मटेरियल ऑफ फ्लोरिंग हॉल इज 2900। टोटल कॉस्ट हमें लेबर प्लस मटेरियल की दी है, ठीक है, कितनी है 29,000, सॉरी 100 नहीं 1000, ठीक है। एंड द लेबर कॉस्ट कितनी दी हमें हॉल की 6000। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट का डाटा। एंड थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम कहें तो हमें क्या डाटा दिया है, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ फ्लोरिंग इज 20 स्क्वायर मीटर इज 250। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट जो है ना पर स्क्वायर मीटर 250 रुपीज। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना, एरिया ऑफ द हॉल। अगर मैं कहूं कि लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में 29,000 जिसमें से लेबर इज 6,000, तो मटेरियल कॉस्ट यहां से आ सकती है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके। मेरे पास जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी होगी, 29,000 माइनस में 6,000 इज 23,000। क्लियर है। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 23,000 और पर स्क्वायर मीटर मटेरियल कॉस्ट आपके पास कितनी है 250। तो एरिया नहीं आ जाएगा क्या हमारे पास, तो हमने फाइनली किसका यूज किया, यानी 23,000 को मैं डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे किससे, 250 से।
तो ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, एरिया। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। हमें तो यहाँ पे ये बताना है कि कितने स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर को फाइंड करें। तो यहाँ पे हमने तीनों स्टेटमेंट का यूज किया तब आंसर आया। तो आंसर इज ऑल 3। ठीक है, तो यानी ऑल स्टेटमेंट टुगेदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज in how many days can 16 men and 8 women together complete a piece of work? हमें ये बताना है कितने टाइम में 16 मैन और 8 वुमेन किसी वर्क को करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज 8 मैन किसी वर्क को कितने टाइम में करते हैं, 10 डेज में। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें क्या डाटा दिया है, 16 वुमेन कितने टाइम में करेंगी, तो 16 वुमेन 10 डेज। देन हमें क्या दिया, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, 5 वुमेन, ठीक है, टेक 32 डेज टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया, 16 मैन एंड 8। पहले मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से बात करती हूँ। 8 मैन 10 डेज में, तो 16 मैन कितने टाइम में करेंगे, 5 डेज में। तो 16 मैन कितने टाइम में करेंगे, 5 डेज में। और 16 वुमेन 10 डेज में, ठीक है, तो 8 वुमेन कितने टाइम में, 8 वुमेन 20 डेज में। पॉइंट समझना, डायरेक्टली कर रही हूं मैं यहाँ से। 8 मैन 10 डेज में कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे अगर मैं ट्वाइस मैन लेती हूँ तो टाइम कम होगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैं ट्वाइस कर रही हूँ तो टाइम हाफ होगा। यहाँ पे वुमेन कितनी है, 16, और मैं हाफ कर रही हूँ वुमेन का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है टाइम क्या हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, वही टेक एलसीएम इज 100। एफिशिएंसी अगर मैं कहूँ तो ये आपके पास 5 यूनिट एफिशिएंसी, सॉरी 5 यूनिट इज 20 यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर एफिशिएंसी अगर हम कहें 5, ठीक है, तो ये आपके पास कितने टाइम में मिलके करेंगे, 100/25 इज 4 डेज। ठीक है, 100 बाय, ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा, 25 इज 4 डेज। दोनों मिलकर कितने, 4 डेज में करेंगे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने फाइंड किया। अब फर्स्ट और थर्ड की, ठीक है, फर्स्ट में 8 मैन 10 डेज में, तो जाहिर सी बात है 16 मैन तो हम कितने टाइम में, 5 डेज, ये तो सेम आएगा। अब बात करते हैं 5 वुमेन 32 डेज में, तो 8 वुमेन तो हम फाइंड कर सकते हैं। 5 वुमेन 32 डेज में कर रही है, तो एक वुमेन कितने टाइम में करेगी, 32 इंटू में रिवर्स होता है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक वुमेन कितने टाइम में करेगी, 32 इंटू में 5, और 8 वुमेन कितने में करेगी, तो 8 वुमेन डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 जा, एंड ये आपके पास 20 डेज, यानी 8 वुमेन कितने टाइम में करेगी, 20। तो 8 वुमेन 20 डेज में वर्क करेगी। देन सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, टेक एलसीएम इज 100, देन रिवर्स वही सेम चीज है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से भी आ रहा है और फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से भी आ रहा है, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट, यानी कॉमन ही है, इधर सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।